नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निखिल शर्मा। आज मैं आपको कुछ लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वो चीज़ होती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भारत में कहीं पर भी घूमने के लिए जो फैसिलिटी मिलती है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहता हूँ, कुछ की पॉइंट्स उसके बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि कोई इसका रेफरेंस कभी भी ले सके। तो चलिए आइए, मैं शुरू करता हूँ आपको बताना कि बेसिकली लीव ट्रैवल कंसेशन होता क्या है। लीव ट्रैवल कंसेशन जो है वो घूमने की रियायत है, घूमने में जो आपको पैसा लगता है उसकी रियायत है, जिसमें आप ये ना समझें कि आपको हर किसी चीज़ का पैसा मिलता है। इसमें सिर्फ आपको टू एंड फ्रो, एक तरफ जाने का और वहाँ से आने का शॉर्टेस्ट रूट का पैसा मिलता है, और अलग अलग इंटाइटलमेंट इसमें होते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपके पे लेवल के हिसाब से। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपका पे लेवल 1 से लेकर 5 तक है ना, मतलब 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे, लेवल 5 तक आपको थर्ड एसी ट्रेन का ऑथराइज होता है। और प्लस आप फ्लाइट्स भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पैसा उतना ही मिलेगा जो थर्ड एसी का होता है। पहला ये। दूसरा ये कि उसमें आपको एक कुछ जगहों पर फ्लाइट्स ऑथराइज है, वो कुछ स्कीम के तहत आपको ऑथराइज है, जो कि गवर्नमेंट स्कीम चलाती है नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार के लिए। अगर आप अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो उसके लिए फ़्लाइट्स के लिए सभी के लिए फैसिलिटी है, लेकिन उसमें आपको कुछ नियम के तहत आपको बुक कराना होती है फ़्लाइट्स। उसमें आप हर कहीं से बुक नहीं करा सकते, किसी और एजेंसी से बुक नहीं करा सकते। गवर्नमेंट ने 3 एजेंसीज़ को फिक्स किया है उसमें बुक कराने के लिए, जो पहली है बालमर एंड लॉरी, दूसरी है IRCTC और तीसरी है अशोक ट्रेवल्स। ये 3 जगह से ही आप वहाँ की बुकिंग करा सकते हैं, जो हमें फैसिलिटी उस स्कीम के तहत मिलती है। नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आप फ्लाइट्स बुक करा सकते हैं बालमर एंड लॉरी, अशोक ट्रेवल्स और IRCTC के थ्रू। और इसमें हमें ये भी इंटाइटलमेंट है कि मतलब हम ऐसा नहीं कि हम यहाँ से, हमारा जो होम टाउन है या हमारा जो वर्किंग प्लेस है, वहाँ से सीधे हम फ्लाइट बुक करा लें। उसमें हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है कि हम अगर जम्मू कश्मीर या लद्दाख हमें जाना है तो हम दिल्ली और अमृतसर से ही फ्लाइट बुक करा सकते हैं इन 3 एजेंसीज़ के थ्रू। वहाँ तक हमें हमारे इंटाइटल्ड ट्रेन की क्लास से जाना पड़ेगा, जो कि हमें थर्ड एसी, सेकंड एसी जो भी रहता है। और जो लोग नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं, लाइक आसाम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जो भी नॉर्थ ईस्ट एरिया जाना चाहते हैं, उन्हें फ्लाइट्स ऑथराइज है कोलकाता और गुवाहाटी से ओनली। मतलब उन्हें गुवाहाटी और कोलकाता तक अपने इंटाइटल्ड ट्रेन क्लास में जाना पड़ेगा। और अगर हम करें अंडमान निकोबार की बात, तो अंडमान निकोबार के लिए हमें LTC ऑथराइज है चेन्नई से, फ्लाइट जो ऑथराइज है चेन्नई से, कोलकाता से और विशाखापट्टनम से। अगर हमें अंडमान निकोबार जाना है तो हमें कोलकाता, विशाखापट्टनम या हमें चेन्नई से ही फ्लाइट हमें लेनी पड़ेगी, वहाँ तक हमें हमारे इंटाइटल्ड ट्रेन क्लास से जाना पड़ेगा। अब ट्रेन क्लास जो कि मैंने बताया था कि लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक थर्ड एसी ऑथराइज है। इसी तरह से 2800 ग्रेड पे से ऊपर, मतलब 4200 ग्रेड पे से लेकर लेवल 9 तक हमें सेकंड एसी ऑथराइज है। हम उसमें सेकंड एसी में ही ट्रैवल कर सकते हैं। और लेवल 10 से जो है हमें फर्स्ट एसी भी ऑथराइज रहता है। तो इस तरीके से लेवल्स पूरे बटे हुए हैं, जिस तरीके से हम लेवल के थ्रू जा सकते हैं। और हमें इन्हीं 3 एजेंसी से हमें फ्लाइट्स की बुकिंग कराना है, यदि हम स्कीम के थ्रू अगर जाना चाह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगर इसके अलावा हम कहीं पर फ्लाइट्स अगर लेना चाहते हैं इमरजेंसी या किसी कारण से, तो हम फिर किसी भी एजेंसी से बुक करा सकते हैं, किसी भी ट्रैवल एजेंट से बुक करा सकते हैं, लेकिन हमें उसका रिम्बर्समेंट जो मिलेगा दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू आर इंटाइटल्ड क्लास ओनली। वो हमें उतना ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा जितना हमारा इंटाइटल्ड क्लास है। अगर मुझे थर्ड एसी ऑथराइज है तो वो थर्ड एसी का उधर तक का ट्रेन का किराया कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी हमारा पेइंग अथॉरिटी है, जो भी हमारा CDA लगता है, वो हमें शॉर्टेस्ट रूट देख लेंगे कि वहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर इंदौर से जम्मू का मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ, तो वो लोग इंदौर से जम्मू का सबसे कम वाला जो थर्ड एसी का किराया है वो कैलकुलेट कर लेंगे और उतना मुझे पे कर देंगे, डिफरेंस मुझे भुगतना पड़ेगा। ये इसमें रहता है। और यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं ये जो स्कीम वाली जगह जो है, अगर आप फ्लाइट प्रीफर करना चाहते हैं, तो रूल्स के हिसाब से ये एडवाइस दी गई है कि आप फ्लाइट्स को मिनिमम 21 दिन पहले आप बुक करें। क्यों? क्योंकि 21 दिन पहले तक फ्लाइट्स के किराए थोड़े से कम रहते हैं, एंड विदिन 21 डेज वो फ्लाइट्स के किराए फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट आपको एडवाइस करती है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, लद्दाख, कश्मीर, इस तरफ अगर फ्लाइट से सफ़र करना चाहते हैं, जो मैंने स्टेशंस बताए वहाँ से, है ना, अगर आप फ्लाइट से सफ़र करना चाहते हैं तो आपको एडवाइस दी जाती है कि 21 दिन पहले मिनिमम आप फ्लाइट्स को बुकिंग करें, जिससे कि आपको नुकसान झेलना नहीं पड़े। और अगर आपने 21 दिन के अंदर फ्लाइट बुक की है तो आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपको 21 दिन के अंदर ही फ्लाइट बुक करना पड़ी, आपको वहाँ जाना पड़ा। तो एक अंडरटेकिंग देकर और काउंटर साइन हमारे ऑफिसर से, हमारे जो भी DDO है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, उनसे हम उसकी काउंटर साइन करा के हमें ये देना पड़ता है लिखित में अंडरटेकिंग कि हमने 21 दिन के अंदर फ्लाइट बुक क्यों कराई, ऐसी क्या इमरजेंसी थी। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप फ्लाइट्स बुक कराएंगे, आजकल गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम चालू कर दी है कि जो भी आप फ्लाइट्स बुक कराएंगे इस स्कीम के थ्रू, जो LTC की स्कीम्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये 4 जगह की, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान, वो आप जो भी एजेंसी से कराते हैं, जैसे बालमर एंड लॉरी, IRCTC या अशोक ट्रेवल्स, इन तीनों की LTC वाले ही लॉगिन करके आप करा सकते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल है, जो हर किसी को समझ नहीं आता है। इसको हमने भी काफ़ी समझा और इस चीज़ का एक निचोड़ निकाला है। इसके लिए प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, कश्मीर या लद्दाख अगर जाते हैं और उसके लिए अगर आपको LTC
लॉगिन करना है ना। आप नॉर्मली ये बार्मल लॉरी वाली 3 एजेंसी से बुक नहीं करा सकते। ये भी एक रेस्ट्रिक्शन दे दी गवर्नमेंट ने कि आप ये 3 से तो बुक कराएंगे, लेकिन ये 3 एजेंसी के थ्रू आप नॉर्मली बुक नहीं करा सकते। आपको एलटीसी लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें एक लॉगिन का एक टैब आता है तीनों में, तीनों एजेंसीज की साइट पे एलटीसी लॉगिन। उस एलटीसी में आप लॉगिन कैसे करें? जब आप एलटीसी में साइन अप करेंगे, अपनी प्रोफाइल बनाना पड़ेगी आपको। उसमें जब आप एलटीसी में आपको साइन अप करोगे, तो साइन अप में आप जब डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स भरोगे, आपकी ऑफिस की जो भी आप जहाँ काम करते हैं वो डिटेल्स भरेंगे, तो उस टाइम पे आपको उसमें 2 मेल आईडी आपकी देनी पड़ती है, एक पर्सनल मेल आईडी और एक गवर्नमेंट मेल आईडी। अब भारत में हर किसी के पास गवर्नमेंट मेल आईडी नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी बनाने की, लेकिन मैंने कई बार रिमाइंडर्स दिए, बट एनआईसी मेल आईडी या गवर्नमेंट मेल आईडी मेरी बनके अभी तक नहीं है। अब ऐसे लोगों को क्या करें जिनकी गवर्नमेंट मेल आईडी नहीं है, वो उस मेल आईडी में क्या डालें? उसके लिए आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जिस सर्विस सर्टिफिकेट में इंस्टीट्यूट ऑथराइज करेगा, आपका इंस्टीट्यूट, कि ये जो मेल आईडी, जो आपकी पर्सनल मेल आईडी है, उसी को ऑथराइज किया जाए। उसमें आपका मोबाइल नंबर, जो आपका ऑथराइज मोबाइल नंबर है वो, प्लस मेल आईडी। उस सर्विस सर्टिफिकेट का ऐसा फॉर्मेट है जो हमने भी बना रखा है हमारे संस्था में, है ना। वो फॉर्मेट हमारे पास स्पेशल फॉर्मेट मैंने खुद ने बनाया है। वो फॉर्मेट, उसमें आप अपनी मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट करते हैं सर्विस सर्टिफिकेट में, कि आप मतलब ये बोलना चाहते हैं उस एजेंसी से कि हमारे पास गवर्नमेंट मेल आईडी नहीं है, इस कारण से हमारी पर्सनल मेल आईडी को ही ऑथेंटिकेट करें, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो सर्विस सर्टिफिकेट आप लेकर संस्था से एक रिक्वेस्ट डालकर कि भाई एक एप्लीकेशन लिखकर कि मैं एलटीसी जाना चाहता हूँ स्कीम के तहत, एलटीसी स्कीम के तहत मैं नॉर्थ ईस्ट, अंडमान या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उस एरिया में केवल, है ना। उसी के लिए आपको लगेगा केवल। अगर आप फ्लाइट से कहीं और जाना चाहते हैं अदर देन स्कीम, तो आप फिर कहीं से भी किसी भी एजेंसी से बुक करा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के तहत अगर अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, कश्मीर, यहाँ अगर फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपके पास गवर्नमेंट मेल आईडी है अवेलेबल खुद की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप आसानी से ये 3 में से जो भी आपको पसंद हो, अशोक ट्रेवल्स या बालमन लॉरी, आईआरसीटीसी, इसमें से किसी एक पे आप साइन अप कर सकते हैं। एलटीसी लॉगिन में आप लॉगिन कर सकते हैं उसमें, अगर आपके पास गवर्नमेंट मेल आईडी है तो। और अगर नहीं है तो फिर ये प्रोसीजर जो मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी संस्था से एक सर्विस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिख के कि मैं एलटीसी लेना चाह रहा हूँ ये स्कीम के तहत, है ना, जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, लद्दाख, कश्मीर। और इसके लिए मुझे सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए मेल आईडी को ऑथेंटिकेट कराने के लिए। तो संस्था जो है वो आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट देगा, जिसमें आपकी वो मेल आईडी देगा, आपका मोबाइल नंबर देगा, जो कि आप एप्लीकेशन में उन्हें बताओगे कि आपको कौन सी मेल आईडी ऑथेंटिकेट करनी है, क्योंकि संस्था को नहीं पता रहेगा कि आपकी मेल आईडी क्या है। तो आप ये एप्लीकेशन में लिख कर दोगे उन्हें कि ये मेल आईडी और ये मेरा मोबाइल नंबर, ये मुझे ऑथेंटिकेट करना है एलटीसी लॉगिन करने के लिए। तो संस्था आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट देगी, जिसमें लिख के देगी कि सर्टिफाई किया जाता है कि एम्प्लॉय हमारी संस्था में इस तारीख से इनरोल्ड है, यहाँ पर एक कार्यरत है, और हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये इसकी मेल आईडी है और ये इसका मोबाइल नंबर है। तो कृपया करके ये जो सर्विस सर्टिफिकेट दिया गया है, ये सर्विस सर्टिफिकेट उसकी मेल आईडी को ऑथेंटिकेट करने के लिए एलटीसी लॉगिन के लिए दिया गया है। ऐसा सर्विस सर्टिफिकेट मेंशन होगा, जो कि हमारे पास भी बना हुआ है। हम वही वाला सर्विस सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्विस सर्टिफिकेट को आपको लेकर जो भी एजेंसी आपको पसंद है, ये 3 एजेंसी जो मैंने बताई, अशोक ट्रेवल्स, बालमन और आईआरसीटीसी, उस एजेंसी पे आप जाओगे, उस एजेंसी की मेल आईडी पे, वो आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, तीनों की अलग अलग मेल आईडी। आप उसकी मेल आईडी पर जाओगे और मेल आईडी पर उस सर्विस सर्टिफिकेट को अपलोड करोगे, और अपलोड करके 2 लाइन आप लिखोगे कि कृपया करके मेरी ये मेल आईडी को ऑथेंटिकेट करने का कष्ट करें एलटीसी लॉगिन करने के लिए। इतना सा आपको एक लाइन उसमें लिखना है, अगर लिख पाओ तो। अगर नहीं भी लिखोगे तो काम आपका हो जाएगा, लेकिन जस्ट एडवाइजेबल है कि आप एक लाइन लिख दें कि ये सर्विस सर्टिफिकेट अटैच किया जा रहा है हमारी संस्था से, तो कृपया करके आप हमें हमारी ये मेल आईडी ऐसे लिख दें आप कि ये मेल आईडी हमें एलटीसी लॉगिन के लिए ऑथेंटिकेट करने का कष्ट करें। आपको तुरंत दूसरे दिन या अगले ही दिन आपको मेल आएगा कि आपकी मेल आईडी ऑथेंटिकेट कर दी गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप वापस से उस लॉगिन पे जाएंगे। अब आप वापस से उस लॉगिन पे जाएंगे और उस लॉगिन पे जाके, साइन अप पे जाके, आप उस साइन अप पे जाने के बाद आप जब उसमें 2 मेल आईडी लिखने के लिए आपको वो मिलेंगे, जिसमें पहले तो आपको लिखना है आपकी खुद की पर्सनल मेल आईडी, और सेकंड पे जब गवर्नमेंट मेल आईडी का ऑप्शन आएगा तो उसमें आप अपनी ही पर्सनल मेल आईडी को वापस लिख दीजिए, जिसको आपने ऑथेंटिकेट कराया है। जब आप वो पर्सनल मेल आईडी को वापस से उसमें लिख देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर एक्सेप्ट ना करे इन केस, तो फिर आपको वापस से एक बार मेल करना पड़ेगा उसको कि ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन हो जाएगी। अभी तक ऐसा केस आया नहीं है। तो आप उसको मेल आईडी को अपनी पर्सनली लिख दे गवर्नमेंट की जगह। जब आपको पर्सनली आप लिख दोगे जो आपने ऑथेंटिकेट कराई है, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आपका फाइनल साइन अप हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। अब आप अपना जो भी पासवर्ड आईडी है वो आप संभाल के रखें, और जो भी आपका लॉगिन हुआ है वो लॉगिन करके ही अपनी फ्लाइट को बुक करें। एलटीसी लॉगिन आप करेंगे, अपनी फ्लाइट को बुक करें। जब आपका टिकट प्रोड्यूस होगा तो बाकायदा टिकट के ऊपर छपा हुआ रहेगा एलटीसी, है ना, एलटीसी पैकेज, जैसे इस टाइप से कुछ छपा रहता है एलटीसी करके। तो उसमें ये ऑथेंटिकेटेड हो जाता है कि आपने एलटीसी लॉगिन को ही प्रीफर किया है। उसमें ये फायदा होता है आपको कि जो भी फ्लाइट का किराया रहेगा, उसमें जो भी सबसे सस्ता, उसमें भी आपको ये देखना है कि उसमें सबसे सस्ता किराया कौन सा है। तो जो भी आपका जो मिनिमम फेयर रहेगा, ये कोई बात नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है और उस हिसाब से आप थोड़ा सा महंगा भी उसमें करने हैं तो कोई बात नहीं है। आपने एलटीसी लॉगिन किया है, पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि आपने एलटीसी लॉगिन किया है उन 3 एजेंसी में से किसी एक से, और दूसरी कंडीशन ये कि 21 दिन पहले वो बुक होना चाहिए। तो आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, और आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ऐसे जस्ट आगे रेफरेंस के लिए। कभी कभार क्या होता है, एलटीसी क्लेम कहीं कुछ लोगों के कुछ विश्वास, ट्रस्ट के ऊपर वापस आ जाते हैं। अगर कहीं मान लो पेइंग एजेंसी को ट्रस्ट नहीं रहा किसी चीज़ से, तो आपका स्क्रीनशॉट होना चाहिए उस दिन का कि देखिए हमने बुक कराते वक्त स्क्रीनशॉट लिया था और इसके अलावा कोई सस्ती फ्लाइट्स और अवेलेबल नहीं थी, है ना। वैसे इसकी जरूरत लगती नहीं, पर फिर भी एक आजकल हमारे पास फैसिलिटी है। आजकल एलटीसी क्लेम्स कुछ चीज़ों में फ्लाइट्स के वापस आते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो हमें हमेशा जब भी हमें कोई चीज़ बुक करनी है तो हम स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास जब तक रख लें जब तक हमारा एलटीसी पास ना हो।
है ना। ये एक आपको सिक्योरिटी के लिए बात बता रहा हूँ, ये करना बहुत जरूरी है। हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर रखें। कभी आप जैसे देख रहे हैं कि कहीं पर किसी जगह पर आप ट्रेन से जाना चाह रहे हैं पर वो डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है, या उस ट्रेन में काफ़ी एडवांस में आप बुकिंग कर रहे हैं लेकिन तो भी वेटिंग बता रहा है, तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें उसका, जिससे आपको जैसे मान लो कोई मैं इंदौर से जम्मू जाना चाह रहा हूँ, अब इंदौर से जम्मू मैं 1.5 महीने 1 महीने पहले बुक करा रहा हूँ लेकिन वेटिंग बता रहा है ना। अब मैं नहीं करा पा रहा हूँ, मैंने सारी इंदौर से ट्रेन जितनी भी दिख रही है उसमें मैं सबके स्क्रीनशॉट ले लूंगा, सबका देख के हाँ सबके वेटिंग के स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास रख लूंगा, और उसके बाद फिर मैं ब्रेक जर्नी में चले जाऊंगा। कैसे? यहाँ से मैं भोपाल चला जाऊंगा, भोपाल से जम्मू चले जाऊंगा। अब क्या होगा, जब आप एलटीसी क्लेम करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको वो ब्रेक जर्नी का पैसा नहीं देगा, क्योंकि ब्रेक जर्नी में आपका जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ब्रेक जर्नी का पैसा आपको नहीं देगा, वो शॉर्टेस्ट रूट का देगा, कि वो देखेगा कि इंदौर से सीधे जम्मू का किराया कितना है उतना आपको पास कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपको इंदौर से भोपाल, भोपाल से जम्मू का किराया पास करे, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस टाइम पे 1.5-2 महीने पहले बुक कर रहे हैं उस टाइम पे उसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, जिसमें बकायदा लिखा हुआ रहे ऊपर डेट कि आप किस दिन बुक कर रहे हैं, जिससे उन्हें पता रहे कि हाँ ये 2 महीने पहले बुक करा था तो भी इसको वेटिंग मिली। तो सारी ट्रेन का ले लें एक बार में क्लिक करके कि हाँ भाई ये वेटिंग चल रही है सभी ट्रेन में, और वो करके आप अपना जो भी ब्रेक जर्नी बुक कराना चाहते हो भोपाल के थ्रू या कोटा के थ्रू या जो भी, मतलब जहाँ से भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप वो ब्रेक जर्नी बुक करा के, और ब्रेक में ज़्यादा ना करें, मतलब एक ब्रेक हो चलता है कि इधर से भोपाल, भोपाल से जम्मू। अब आप सोचिए कि यहाँ से भोपाल, भोपाल से मथुरा, मथुरा से, तो वो दिक्कत है, फिर आपका वो ऐसे पास नहीं करेगा, कम पास करेगा इसमें। तो इसलिए आप है ना आपका ब्रेक जर्नी आप करके और अपना स्क्रीनशॉट लगा दें क्लेम के साथ में, और उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में नीचे नोट लिख दें कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम इंदौर टू जम्मू, है ना, आई हैव ऑप्टेड फॉर ब्रेक जर्नी थ्रू वाया भोपाल, है ना। आप नोट में 1-2 लाइन लिख देंगे नीचे कि भाई आपने क्यों आके ब्रेक जर्नी ऑप्ट करी। उसका आप अगर हर चीज़ का अगर आप क्लेम में रीजन दे देंगे जो आपने किया है, तो 100% आपका क्लेम पूरा पास होगा, नहीं तो क्लेम में दिक्कत आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने इंदौर से भोपाल लिया, भोपाल से जम्मू लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि ट्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि ट्रेन की उस दिन अवेलेबिलिटी नहीं थी जिस दिन आपने बुक कराया? वही, इसी कारण फिर आपका शॉर्टेस्ट रूट पास हो जाता है और आपका कुछ अमाउंट है वो डिसअलाउ हो जाता है। और अगर इससे बचना है तो जो मैंने तरीका बताया वो आपको करना है कि हर चीज़ जो आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। और स्क्रीनशॉट ऐसा होना चाहिए जिसमें बकायदा डेट भी दिखे ऊपर कि आप किस दिन वो बुक कर रहे हो, किस तारीख का, है ना। आप जैसे IRCTC भी खोल के स्क्रीनशॉट लोगे तो ऊपर लिखा रहता है कि आप किस तारीख का बुक कर रहे हो, ना किस तारीख का बुक कर रहे हो और कितने दिन पहले कर रहे हो। आप जिस दिन बुक कर रहे हो वो भी लिखी रहती है। कई बार अगर वो नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें और उसको अपने साहब से ऑथेंटिकेट करा के, अपना जो भी आपका ऑफिसर है उससे अंडरटेकिंग में लिख के कि आपने इसलिए ऑप्ट किया। जैसे कई बार होता है ना कुछ एजेंसीज में आप अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट में ये तो दिखेगा कि आप किस दिन का बुक कर रहे हो, लेकिन ये नहीं दिखेगा कि आप किस दिन बुक कर रहे हो, है ना। अगर ये वाला प्रॉब्लम आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए एक अंडरटेकिंग लास्ट में देनी है, स्क्रीनशॉट लगा के आप एक अंडरटेकिंग दे दें और अंडरटेकिंग में स्क्रीनशॉट का ब्यौरा दे दें कि भाई स्क्रीनशॉट अटैच्ड किया जाता है। इंदौर से जम्मू की मैंने 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जो भी है मैंने बुक की थी, लेकिन उस टाइम पे भी सारी ट्रेन में अनअवेलेबिलिटी थी, वेटिंग में था, इस कारण से मुझे भोपाल वाया भोपाल ब्रेक जर्नी करनी पड़ी। ये मैं अंडरटेक करता हूँ, है ना। और इसी चीज़ को आप साइन करके अपने DDO से काउंटर साइन करा लें, जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपका क्लेम आसानी से फुल पास हो जाएगा। ये इसका तरीका होता है। अब जो कि मैंने LTC के बारे में इतना बताया, उसमें मैं स्टार्टिंग में ये थोड़ा आपको बताना भूल गया कि आखिर LTC मिलती कैसे है, इसका ब्लॉक ईयर क्या है और किसको मिलती है। इसमें आप ये देखेंगे कि LTC 2 प्रकार की होती है, और मैं तो कहूँगा 3 प्रकार की होती है। एक होम टाउन LTC, एक ऑल इंडिया LTC और एक LTC टू मतलब जो आपका स्कीम वाली LTC जो कि नॉर्थ ईस्ट है ना, वो ऑल इंडिया में ही आती है ना। वो एक ऑफर चलता है हर 2-2 साल का, उसमें ये वैलिडिटी बढ़ती जाती है, गवर्नमेंट देती है वैलिडिटी नॉर्थ ईस्ट के लिए, अंडमान निकोबार के लिए, लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, है ना। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। अब ऑल इंडिया LTC जो होती है वो 4 साल में एक बार मिलती है, जिसका 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है, और इसको आप 5वें साल भी ले सकते हो, 1 साल एक्सटेंडेबल रहती है अगर आप 4 साल में नहीं ले पाए तो। जैसे कि अभी जो ब्लॉक ईयर चल रहा है वो 2022-25 चल रहा है, मतलब 22, 23, 24, 25 इस 4 साल में आप एक बार ऑल इंडिया LTC ले सकते हो, जो कि आप दिसंबर 2026 तक भी ले सकते हो, 1 साल एक्सटेंडेबल होता है ना। अब ये जो LTC है इसमें सेकंड आता है होम टाउन LTC। होम टाउन LTC वो लोग ले सकते हैं जिनका होम टाउन कहीं और हो, वर्क प्लेस कहीं और हो, और होम टाउन में इसमें प्रॉपर कहीं गाइडलाइंस मुझे दिखी नहीं, लेकिन फिर भी इसमें यह है कि अगर होम टाउन आपका अगर कुछ शायद 30 किलोमीटर्स अबव है, 30-40 किलोमीटर्स अगर अबव है ना, और सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, आपका 30-40 किलोमीटर्स अबव है, तो आपको उसके लिए होम टाउन LTC मिलेगी और प्रॉपर आप उसमें होम टाउन LTC ले सकते हो। और उस होम टाउन LTC में ये कंडीशन है कि वो 2 साल में एक बार आप ले सकते हो, उसके 2 ईयर्स के ब्लॉक चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑल इंडिया का 22-25, ऐसे इसका 22-23, 24-25, और इसमें भी आपका 1-1 साल एक्सटेंडेबल रहता है। अगर आप 22-23 में नहीं ले पाए तो आप 24 में ले सकते हो, 24-25 में नहीं ले पाए तो आप 26 में ले सकते हो। लेकिन आपका कंडीशन ये है कि कोई भी एक टाइप के LTC आप एक ही साल में 2 नहीं ले सकते खुद के लिए। फैमिली के लिए आप ले सकते हो, जैसे आपने टुकड़े कर सकते हो आप LTC के, कि जैसे आपने अभी मैं चला गया सेम LTC ब्लॉक ईयर की, अब 2-4 महीने बाद या 1 साल बाद मैंने मेरे मम्मी पापा को भेज दिया या मेरे डिपेंडेंट को भेज दिया, जो भी डिपेंडेंट है मेरी वाइफ को भेज दिया, है ना। तो इस तरह से इसको आप ब्रेक कर सकते हो। अगर आप 4 डिपेंडेंट हो तो उसको 4 पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन एक टाइप के LTC आप एक ही साल में नहीं ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इस साल आपने जैसे 23-24 आपने जैसे मान लीजिए 22-23 का होम टाउन 24 में लिया, अब आपने 24 में फिर होम टाउन ले लिया वापस से 24-25 वाला, नहीं,
फिर आपको उसको 25-26 में लेना है, तो 25 में लें या 26 में लें। इसके ऑब्जर्वेशंस पहले आए, ये चीज़ हमको भी पहले थोड़ी सी पता नहीं थी, लेकिन जब ऑब्जर्वेशंस आए तो हमने इस पर पूरा रिसर्च किया, जब पता लगा कि ये नियम है बाकायदा कि आप एक साल में एक ही टाइप की 2 LTC नहीं ले सकते। हाँ, ये ले सकते हो कि एक साल में आप एक होम टाउन ले ली, एक ऑल इंडिया ले ली, ये कर सकते हो आप, लेकिन एक ही साल में एक ही टाइप की 2 LTC नहीं ले सकते किसी भी एक सिमिलर पर्सन के लिए, है ना। मम्मी पापा आपको ब्रेक करनी है तो कर सकते हो, आपकी मैं जनवरी में मैं चला गया, मार्च में मैंने मम्मी पापा को भेज दिया या वाइफ को, बच्चों को भेज दिया, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें डिपेंडेंसी का आपको पता ही होगा, डिपेंडेंसी में आपकी वाइफ रहती है, आपके 2 बच्चे रहते हैं, है ना, फर्स्ट 2 एल्डर चिल्ड्रन, है ना। तीसरा बच्चा अगर है तो LTC में कवर नहीं हो पाता है, और वो भी LTC में क्या बोलते हैं। और तीसरा एक नियम है कि मम्मी पापा का, तो माँ बाप का तो जैसे कि हम पता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एलिजिबल नहीं रहेंगे डिपेंडेंसी में। उसके लिए जो नियम है कि जो तनख्वाह है वो सामने वाले की अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है तो 9,000 प्लस DA, जो भी DA चल रहा है 9,000 प्लस DA से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे 55% DA है तो 9,000 प्लस 55% DA, ये मिला के जो अमाउंट बनता है उससे ऊपर तनख्वाह नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अगर तनख्वाह है तो डिपेंडेंसी में आएंगे, जिसको घोषित करने के लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट तहसील का देना पड़ेगा, जिसमें ये श्योर हो कि आपकी जो तनख्वाह है वो इससे ऊपर नहीं जा रही है, तभी आप डिपेंडेंसी में उनको कर सकते हैं घोषित। आपकी मदर फादर दोनों का देना पड़ेगा, कि हो सकता है आपने आपका फादर का दे दिया लेकिन मदर गवर्नमेंट जॉब में हो, आजकल कुछ भी हो सकता है, तो ये सब करना पड़ेगा। अब जो मैंने तीसरे टाइप की LTC बताई थी आपको, जो बताई थी नॉर्थ ईस्ट वाली, वो आपको कैसे मिलती है। वो नॉर्थ ईस्ट वाली LTC के लिए एक स्कीम आपके पास सबसे बढ़िया ये रहती है कि जैसे मान लो मेरा तो महू ही होम टाउन है और मेरी जॉब भी यहीं पर ही है, तो मुझे होम टाउन LTC मिलता नहीं है, तो मैं तो ऑल इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाली और ये फ्लाइट से जा सकता हूँ, है ना, ऑल इंडिया ही मिलता है मुझे, तो ऑल इंडिया के बेसिस पे मैं नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार प्लस जम्मू कश्मीर लद्दाख जा सकता हूँ। लेकिन आप होम टाउन वालों को एक फ़ायदा बहुत अच्छा रहता है कि आप अगर होम टाउन किसी समय नहीं जाना चाहें, अगर आपको लगता है कि मैं इस बार होम टाउन नहीं जाना चाहता हूँ, तो उस होम टाउन के एवज में, उस इन लिeu ऑफ होम टाउन, आप नॉर्थ ईस्ट, अंडमान और अपना क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख जा सकते हैं इन लिeu ऑफ होम टाउन। उस होम टाउन की जगह पर आप ये 3-4 जगह जा सकते हैं जो मैंने बताया आपको, जो स्कीम के तहत चलती है, और आपको बुकिंग उसी 3 एजेंसी से ही कराना है LTC लॉगिन के तहत, है ना, तो ही आप उसमें जा सकते हैं। तो इसमें ये कंडीशन एक थोड़ी अच्छी है होम टाउन में, जो आप कर सकते हैं। अब होम टाउन LTC, कोई सी भी LTC हो, वो एम्प्लॉय को फर्स्ट ईयर में नहीं मिलती है, मतलब 1 साल जब तक उसकी सर्विस का पूरा नहीं हो, जब तक उसे कोई भी LTC लागू नहीं होगी, जब तक 1 साल पूरा नहीं होगा। जब जैसे ही उसे 1 साल पूरा होता है तो उसे जब तक उसको 8 साल तक, रिक्रूटमेंट के 8 साल तक उसे होम टाउन LTC मिलेगी। उसकी अगर शादी नहीं हुई हो, तो अगर वो अनमैरिड है तो उसे, हाँ मैरिड अगर हो गया तो फिर उसके ऊपर वही कंडीशन लागू रहेगी जो रहती है, पर अगर वो अनमैरिड है तो उसे शादी होने ज्वाइन करने से 1 साल बाद, 1 साल कंप्लीट होने के बाद उसे 8 साल तक हर साल LTC मिलेगी। लेकिन ऑल इंडिया उसे केवल 4 साल में एक बार ही मिलेगी, है ना, 4 साल में सिर्फ एक बार मिलेगी उसे ऑल इंडिया, और वो भी एक्सटेंडेबल नहीं रहेगी। और उसे जो होम टाउन है वो 3 बार मिलेगी, मतलब 4 साल में एक होम टाउन, 3 होम टाउन और एक ऑल इंडिया, इस तरीके से आपको मिलेगी। जिसमें मैं आपको एक चीज़ गलत बोल गया कि ऑल इंडिया तो एक्सटेंडेबल रहेगी, जो वो 5 साल भी ले सकता है, लेकिन होम टाउन उसके लिए एक्सटेंडेबल नहीं रहेगी। क्यों एक्सटेंडेबल नहीं रहेगी? क्योंकि उसे ये सुविधा हर साल मिल रही है ना, तो उसे 8 साल तक, वो शादी अगर वो अनमैरिड है तो उसे 8 साल तक हर साल उसे होम टाउन LTC मिलेगी, 4 साल में 3 बार और 1 बार ऑल इंडिया, तो उसमें वो होम टाउन भी जा सकता है। तो बेसिकली 8 साल तक उसे ये फैसिलिटी मिलती रहेगी, जो कि होम टाउन उसमें नॉन एक्सटेंडेबल रहेगा, जो एक्सटेंड नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऑल इंडिया तो 1 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, वो रूल में है। तो ये एक फैसिलिटी है। और मैं आपको इसके लिए और कुछ अच्छा इसमें आपको बताना चाहता हूँ LTC में, जो मैंने बेसिकली मेन पॉइंट्स कवर कर ही लिए हैं। इसमें आपको कोई भी LTC में कुछ नए बंदे रिक्रूट होते हैं जिन्हें ये कुछ डाउट रहता है कि हमें क्या इसमें खाने पीने का भी पैसा मिलेगा या हमें रुकने का भी पैसा मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने पहले भी बताया, आपको केवल टू एंड फ्रो जर्नी का पैसा मिलेगा, वो भी शॉर्टेस्ट रूट का, जो भी शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल रहेगा उसी का पैसा मिलेगा, बाकी और किसी चीज़ का नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा लोग जो गच्चा खाते हैं और सबसे ज़्यादा लोग जो गलती करते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में करते हैं कि जैसे 1 साल में 2 LTC ले लेना। लोग क्या करते हैं कि जैसे 22-23 का होम टाउन ले लिया 24 में, और फिर 24-25 का होम टाउन भी 24 में ही ले लिया, तो वो दो एक साथ का काफ़ी ऑब्जर्वेशन आता है उन सब चीज़ों का, है ना, जो कि फिर सेटल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन गलतियों से बचें थोड़ा। दूसरा, फ्लाइट्स के मामले में लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, लद्दाख, कश्मीर चले तो जाते हैं, लेकिन कई बार प्राइवेट एजेंसी से बुक करा लेते हैं या वो फ्लाइट की एजेंसी से बुक करा लेते हैं, और फिर बाद में उन्हें 1 रुपया भी उसका क्लेम नहीं होता है, केवल उन्हें फिर वो उनका इंटाइटल्ड क्लास ही क्लेम हो पाता है, 3rd AC से ट्रेन का, तो बहुत नुकसान होता है उसमें भी। आजकल फ्लाइट्स के किराए बहुत ज़्यादा है बढ़े हुए। तो इसीलिए बेसिकली मैं इसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर देना चाहता हूँ कि जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, उसी चीज़ में मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि फ्लाइट्स में आप बिल्कुल ध्यान रखें। 4 बार और पूछ लें जिसको ज्ञान हो इस चीज़ का, लेकिन उसमें गलती ना करें बिल्कुल भी। अगर आप कोई फ्लाइट कहीं ले रहे हैं और आप अगर अगर किसी प्राइवेट जगह पर ले रहे हैं जो हमारी स्कीम में नहीं आती है, तो बेसिकली आप फ्लाइट्स लेकर आप उसमें 3rd AC क्लेम कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आपको 3rd AC मिल जाएगा, डिफरेंस आपको मिल जाएगा, वो आप किसी भी एजेंसी से कर सकते हैं। लेकिन आप अगर स्कीम के तहत कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, लद्दाख, कश्मीर वाला, तो उस स्कीम के तहत आप कृपया करके बालमर लॉरी, अशोक ट्रेवल्स या IRCTC से ही बुक करें। और इससे भी अब यहाँ गलती लोग कहाँ करते हैं कि जैसे मैंने बताया, तो लोग बुक तो इन्हीं से कर लेते हैं, लेकिन LTC लॉगिन से नहीं करते हैं। अब सबसे बड़ी जो गलती यहाँ पर होती है वो यही होती है कि वो LTC लॉगिन से इसमें बुक नहीं करते।
तो ये ध्यान रखें कि उसमें भी आपको एलटीसी लॉगिन करना है, इसलिए थोड़ा सा पहले एक्टिव होना है आपको। अगर आपको फ्लाइट से सफर करना चाहते हो आप, तो थोड़ा सा आपको पहले एक्टिव होना है, कम से कम 1.5-2 महीने पहले, है ना। अब आप 21 दिन पहले आपने प्लान किया, 20 दिन पहले प्लान किया और अचानक आपने फ्लाइट बुक करी, वो आपको महंगी भी पड़ेगी। फिर वो वहाँ से ऑब्जर्वेशन आता है सीडीए से कि आपने ये इतनी जल्दी बुक क्यों किया, इस मतलब इतना कम गैप में बुक क्यों किया, इसका ऑब्जर्वेशन आता है, जो कि आए हैं हमारे पास भी। तो इस तरीके से मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि आप फ्लाइट बुकिंग में 4 बार पूछ लें, लिख लें कहीं पर, उसके बाद ही बुक करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले किसी भी एजेंसी से बुक कराते थे और हमें पैसा मिल जाता था, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ गया है कि आपको पहले तो 21 दिन पहले कम से कम बुक कराना है, फिर बुक भी कराना है तो आपको बालमन लॉरी, अशोक ट्रेवल्स और आईआरसीटीसी से ही कराना है। अब इनसे भी कराना है तो इसमें भी आपको एलटीसी का साइन अप करना है, एलटीसी लॉगिन का। अब एलटीसी लॉगिन में साइन अप करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देना है संस्था में, आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो वो आपको सर्विस सर्टिफिकेट बना के देंगे। वो सर्विस सर्टिफिकेट को आपको मेल आईडी सर्च करके, ये तीनों संस्था में जो भी आपको पसंद है एजेंसी में, उस एजेंसी में आपको मेल आईडी लेकर आप अपनी संस्था से पूछ सकते हैं। आप जैसे हमारे ब्रांच में भी आएंगे तो हम बता देंगे कि ये मेल आईडी, इस पर आप मेल करें। अब आप सर्विस सर्टिफिकेट को स्कैन करके आपको फोटो खींच के उस पर मेल करना है अपनी मेल आईडी और आपका क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करने के लिए। जब उधर से मेल आ जाएगा रिटर्न आपको कि भाई आपकी ऑथेंटिकेट हो चुकी है, तब जाके अब आप साइन अप कर सकते हैं। उस साइन अप में जहाँ गवर्नमेंट मेल आईडी मांगी गई है वहाँ पर आप अपनी पर्सनल कर सकते हैं, जो आपने ऑथेंटिकेट कराई है, तो आपका साइन अप हो जाता है। और आपके पास अगर ऑलरेडी अगर गवर्नमेंट मेल आईडी अवेलेबल है तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, आपको ना सर्विस सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत है, ना कुछ ये प्रॉब्लम की जरूरत है। तो आप इस तरीके से अपना एलटीसी अवेल कर सकते हैं पूरा लाइफ टाइम। और इस एलटीसी में आप इनकैशमेंट भी ले सकते हैं अगर आपको घूमने के लिए पैसा कम पड़ रहा है तो 10 डेज इनकैशमेंट ही आपको एडवांस में लेना है। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, फिर हम लोगों को एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आपको एलटीसी का इनकैशमेंट चाहिए तो आप वेल इन एडवांस इनकैशमेंट लें, उसका पार्ट 2 ऑर्डर पहले करा लें। एलटीसी की प्लानिंग भी वेल इन एडवांस करें। आप जितना एडवांस में एलटीसी और एलटीसी इनकैशमेंट की प्लानिंग करेंगे उतना आपको फायदा है, नहीं तो संस्था को भी नुकसान है, क्योंकि उन्हें भी करेस्पॉन्डेंस ज्यादा करना पड़ता है और आपको भी नुकसान है कि आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कोई लॉस हो सकता है। तो 10 डेज इनकैशमेंट मैंने देखा कई लोगों की नींद लेट खुलती है, या संस्था में जो भी क्लर्क है उसकी नींद लेट खुलती है, और वो क्या करता है कि आफ्टर एलटीसी बंदा एलटीसी चला गया है ना, उसके बाद वो 10 डेज इनकैशमेंट क्लेम कर रहा है, उसके आने के बाद क्लेम कर रहा है। तो दिस इज नॉट इन प्रोसीजर, ये प्रोसीजर में नहीं है, दिस इज ए रॉन्ग प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में आपको बार बार एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन बनानी पड़ती है, संस्था को बहुत तकलीफ होती है इन सब चीज़ों में। तो आपको ये सजेशन है कि आप जितना हो सके हर चीज़ एडवांस में करें। एलटीसी के आपने एलटीसी के लिए जैसे ही जब आपने एप्लीकेशन भेजी, लीव एप्लीकेशन एडवांस में, है ना, लीव एप्लीकेशन में आप लिखते हैं पूरा नीचे एलटीसी के बारे में कि है ना एलटीसी अवेल, है ना, एलटीसी टू बी अवेल्ड फॉर द ब्लॉक ईयर 2022-25 फॉर सेल्फ एंड फैमिली, है ना, जो भी आप लिखते हैं उसमें। तो उस लीव एप्लीकेशन के साथ साथ ही आप एलटीसी इनकैशमेंट की कार्रवाई कर ले, जो 10 दिन की छुट्टी का पैसा आपको मिलता है ईएल, है ना, उसमें आपको 10 दिन की ईएल कट जाती है और आपको उसका 10 दिन का जो भी उस टाइम पे जो भी आपका बेसिक पे रहता है उसके हिसाब से आपको 10 दिन का पैसा मिल जाता है 10 डेज इनकैशमेंट में, जो कि पूरी सर्विस में केवल 6 बार मिलता है आपको। 60 छुट्टीज आप इनकैश कर सकते हैं, जो 60 लीव है, 60 लीव, तो वो आप इसमें एडिशनली आप बेनिफिट ले सकते हैं एलटीसी में। अब बात आती है एलटीसी एडवांस की। तो एलटीसी एडवांस में नियम है कि आपको अगर एलटीसी एडवांस लेना है तो आपको कम से कम वो भी 21 दिन पहले, है ना, सेम जैसे फ्लाइट का नियम है इसी तरह से वो भी आपको 20-21 दिन पहले एलटीसी एडवांस कम से कम, और 2 महीने से पहले नहीं होना चाहिए। मतलब 2 महीने से पहले से 3 महीने पहले आप एलटीसी एडवांस को क्लेम नहीं कर सकते, है ना। आप 2 महीने जैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे नहीं होता जैसे रिजर्वेशन की विंडो 2 महीने पहले खुलती है, इसी तरीके से जैसे ही 2 महीने स्टार्ट हुए, आपके से जाने के 2 महीने बचे हुए हैं, आप एलटीसी एडवांस क्लेम कर दें वेल इन एडवांस। कई लोग आते हैं जाने के 10 दिन पहले कि हमें एलटीसी एडवांस चाहिए, तो वो प्रॉब्लम है, वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको बहुत जल्दी करनी होती है, फिर वहाँ से पास होना नहीं होना ये कोई गारंटी नहीं है। अगर आपकी डेट निकल गई वहाँ से पास नहीं हुआ तो वो डिसअलाउ कर देते हैं। तो एलटीसी एडवांस अगर आपको लेना है तो आपका जो भी अमाउंट बनता है वो आपको टेंटेटिव देना होता है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो बाकायदा आपको स्क्रीनशॉट्स लगाने पड़ते हैं एलटीसी एडवांस में। अगर आप चाहते हैं कि आपका एलटीसी एडवांस प्रॉपर पास, उसमें आपको जो भी अमाउंट है उसका 90% आपको पास हो जाता है। आपने अगर उसमें एस्टिमेट दिया है मान लो 100 रुपये का, तो आपको 90 रुपये उसमें पास हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपको उसमें एलटीसी एडवांस में वेल इन एडवांस आपको प्रोसेस करना है एलटीसी एडवांस को। और अगर आप फ्लाइट्स प्रीफर कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको नुकसान ना हो कुछ भी ऐसी चीज़ों के लिए, तो आप कृपया करके उसमें तुरंत स्क्रीनशॉट्स लगाएं कि हाँ इतना अमाउंट है इसका। आप जैसे कहीं भी जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, अंडमान जा रहे हैं, कश्मीर लद्दाख जा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे फ्लाइट्स को सर्च करें। फ्लाइट्स को सर्च करके जो भी फ्लाइट आपको दिख रही है जो आप बुक कराने वाले हैं आगे जाके, या आप ऑलरेडी करा चुके, कई लोग ऑलरेडी करा चुके होते हैं, है ना, एडवांस बहुत ज़्यादा एडवांस में करा चुके होते हैं। तो एलटीसी एडवांस में आपको टिकट्स नहीं प्रोड्यूस करना है, टिकट्स नहीं लगाना है, आप स्क्रीनशॉट्स लगाओ केवल। तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट्स को प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल के आप उसमें लगा दो, तो आपको स्क्रीनशॉट्स लगाने पर आपको एलटीसी एडवांस में फ्लाइट्स का 90% पूरा मिल जाएगा। यदि आपने स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाई है तो वो लोग आपको जो भी इंटाइटल्ड क्लास है आपकी 3rd एसी 2nd एसी उसके मुताबिक आपको पास कर देंगे, या फिर वो देख लेंगे कि सबसे सस्ती फ्लाइट कौन सी है उसके मुताबिक पास कर देंगे, क्योंकि वो एलटीसी लॉगिन कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो आप कर सकते हैं, पर्सनल प्रोफाइल आपकी एलटीसी लॉगिन। तो आप एलटीसी लॉगिन करके उसमें जो भी किराया बता रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर जाना है तो उसका इतना किराया है उस दिन का, तो आप वेल इन एडवांस उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो भी अमाउंट आप कैलकुलेट एलटीसी एडवांस में करें टेंटेटिव, उसके साथ में आप पीछे किस बेस पे आप वो एडवांस ले रहे हैं, किस बेस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आप तो हवा में कैलकुलेट कर सकते हो। फ्लाइट्स के चार्ज ऐसे होते हैं, जैसे ट्रेन में तो स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ट्रेन में क्या होता है कोई भी आप चेक कर सकता है ना, वहाँ जो बैठे जो पेइंग अथॉरिटी वो भी, मैं तो मतलब इवन ट्रेन के भी स्क्रीनशॉट्स लगा देता हूँ। आप एडिशनली कुछ लगा रहे हैं तो भी गलत नहीं है, आपको पूरा पैसा मिलेगा उसका। लेकिन आप नहीं लगाने तो चांसेस है कि आपका पैसा कम हो सकता है, डिसअलाउ हो सकता है कि वो जो वहाँ पर बंदा बैठा हुआ है सीडीए में वो कुछ और सर्च करके कोई दूसरी ट्रेन देख ले रहा है ना, तो उसने कोई सा सबसे सस्ती ट्रेन देखकर आपका पास कर दिया और आप उस ट्रेन में नहीं जाना चाह रहे हो, आपको और भी ऑथराइज है ट्रेन। जैसे मान लो आपको अभी रिसेंटली आपको वंदे भारत भी ऑथराइज हो गई है, हमसफर ऑथराइज हो गई है ना, दुरंतो ऑथराइज हो गई है,
और एक गरीब रथ जन शताब्दी, है ना। ऐसे कुछ 4 ट्रेन आपको और भी अभी ऑथराइज हुई है। तत्काल हमें ऑथराइज है, हम तत्काल में जा सकते हैं, अभी तत्काल में हमें जाना पड़ा किसी चीज़ के लिए, तो वो भी हमें अभी ऑथराइज है। तो मैं यही चीज़ें कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी ट्रेन का टिकट कर रहे हैं, वो ट्रेन अगर हायर रेट की जा रही है और आपने अगर एलटीसी एडवांस ले लिया बिना स्क्रीनशॉट लगाए, तो आपको हायर रेट वाले पैसा नहीं मिलेगा। वो सामने वाला बैठकर जो भी सस्ती ट्रेन उसको दिखेगी, उसका थर्ड एसी पास करके आपको दे देगा। इसलिए आपको सिक्योर अगर रहना है, पैसे अच्छे आप चाहते हो कि पूरा पास हो, तो उसके लिए जितना हो सके एलटीसी एडवांस में आप स्क्रीनशॉट्स लगाने की प्रक्रिया चालू करें और उसके बेस पे उसका कैलकुलेशन करें, जिससे कि जो वहाँ पर ऑडिटिंग अथॉरिटी है, वो ऑडिटिंग अथॉरिटी 2 मिनट में पीछे क्लेम एलटीसी एडवांस के पीछे चेक कर ले कि हाँ आपका कैलकुलेशन किस बेस पे हुआ है। वो उससे पूरा सेटिस्फाइड हो जाएगी और सेटिस्फाई होकर आपको पूरा पैसा पास कर देगी आपको। ये तरीका यहाँ भी गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और हाल ही में हमारे ऑफिस में भी कई लोगों ने गलती की कि जहाँ उनको मिलना चाहिए था 1,40,000 रुपये एडवांस एलटीसी का, वहाँ उनको केवल 60,000 रुपये एडवांस आया, है ना। यही गलती के कारण कि उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लगा के फ्लाइट्स के नहीं भेजे थे, तो यहाँ पर उनको नुकसान झेलना पड़ा उस चीज़ को। तो ये आप एलटीसी एडवांस के लिए मैंने प्रक्रिया बता दी कि आपको 2 महीने के विंडो के अंदर आपको एलटीसी एडवांस आपको एलटीसी एडवांस क्लेम करना है, और वो भी जाने से 20 दिन कम से कम पहले होना चाहिए, 2 महीने के अंदर होना चाहिए और 20 दिन पहले होना चाहिए, जिससे कि आपका टाइमली पास हो जाए। सेम आपका 10 डेज इनकैशमेंट जो आप टाइमली प्रोसेस करें, 10 दिन का इनकैशमेंट, तो ही आपको वहाँ कोई ऑब्जर्वेशन का गुंजाइश नहीं होगी, नहीं तो कभी भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आ सकता है, उसमें आपका भी फाइनेंशियल लॉस होगा और संस्था की भी कार्रवाई बढ़ जाती है। तो ये 2 चीज़ का ध्यान रखें। एलटीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो ओवरव्यू मैं आपको फिर दे देता हूँ। एलटीसी ऑल इंडिया एलटीसी 4 साल में एक बार ली जा सकती है, जिसका अभी प्रेजेंट ब्लॉक ईयर 2022-25 चल रहा है, जो कि एक्सटेंडेबल है दिसंबर 2026 तक भी आप ले सकते हैं। और होम टाउन एलटीसी, जिसके होम टाउन 30-40 किलोमीटर दूर है, वो ले सकते हैं होम टाउन एलटीसी, वो भी 2 साल में एक बार केवल, वो भी 1 साल एक्सटेंडेबल रहता है, जो आप तीसरे साल भी ले सकते हैं। लेकिन एक ही कैटेगरी की, मतलब एक ही टाइप की एलटीसी आप 1 साल में 2 नहीं ले सकते। हाँ, उसके टुकड़े कर सकते हैं, अपने अलग अलग डिपेंडेंट्स को अलग अलग टाइम पे भेज सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होम टाउन एलटीसी अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, उस होम टाउन के एवज में इन लिeu ऑफ होम टाउन गवर्नमेंट की स्कीम के तहत आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं, अंडमान जा सकते हैं, लद्दाख जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं। और यहाँ अगर आपको स्कीम के तहत जाना है, तो मैं फिर वापस से आपको ओवरव्यू में कंक्लूजन में बता रहा हूँ कि आपको ये 3 एजेंसी से बुक करने हैं टिकट्स, बालमन लॉरी, अशोक ट्रेवल्स, आईआरसीटीसी, और ये 3 एजेंसी से भी बुक करने हैं। तो एलटीसी लॉगिन में बुक करने हैं, विदाउट एलटीसी लॉगिन आपको बुक नहीं करना है। एलटीसी लॉगिन की प्रक्रिया मैंने ऑलरेडी आपको पूरा बता दिया है। अगर और भी कोई कंफ्यूजन उस टाइम पे रहेगी एट द मोमेंट जिस टाइम पे आप कर रहे हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मुझे डीएम करके कैसे भी पूछ सकते हैं, फोन करके, कि इसमें कोई अगर आपको डाउट हो तो मैं आपको उसका अच्छे से ब्यौरा उसका दे दूंगा सेम टाइम पे, है ना। क्योंकि ये एक ही साथ में इतनी सारी चीज़ें बताने में आप भी शायद ध्यान नहीं रख पाओगे। मेरा जो मेन मकसद था ये वीडियो बनाने का, वो यही मकसद था कि मुझे कई बार ये भी बोला गया कि मैं स्टेज पर इसका प्रेजेंटेशन दूं। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसका प्रेजेंटेशन बना के स्टेज पे भी दे सकता था, लेकिन आप खुद थोड़ा प्रैक्टिकली ये सोचिए कि आप कहीं जगह पर जाकर सेमिनार्स अटेंड करते हैं, क्या आपको वो सेमिनार कितना समय तक याद रहते हैं? वो सेमिनार्स आप मुश्किल से 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन तक याद रखोगे, और जिस समय पर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब उस टाइम पे फलाने ने क्या बोला था। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, ये यूट्यूब वीडियो मैं सभी के साथ शेयर कर दूंगा, सभी मोबाइल नंबर्स पे शेयर कर दूंगा, ग्रुप्स पे शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको जब भी इस वीडियो की जरूरत पड़े आप ये वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ में एलटीसी में अगर कोई आगे नियम में चेंजेस आए या किसी टाइप का अगर कोई नियम चेंज होता है, तो प्रॉपर्ली मैं आपको उसके लिए सूचित करूंगा, और या आप मुझे पर्सनली डीएम करके, पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इसमें ये चेंजेस हुए हैं। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल पहले जितना लिटरेसी रेट पहले से बढ़ चुका है, तो आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहें। आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। आजकल आप देख रहे हैं, मतलब छोटे से छोटा गांव वाला अनपढ़ भी मोबाइल चलाना बहुत अच्छे से जानता है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं। बस फर्क इतना होता है कि हमें जो काम करना चाहिए वो तो हम काम नहीं करते हैं, हम फालतू की चीज़ों में ज़्यादा उसमें सीखते हैं, फालतू की चीज़ें ज़्यादा हम ब्राउज करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो इसलिए मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर रहना सीखें। आप लोग भी अपना मोबाइल पर कोई आपको अच्छा अगर कुछ मिलता है ना, अगर आपको कहीं ना कहीं बीच में आजकल तो साइट से डीओपीटी की साइट से उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस अपडेट होती रहती है, ऑफिस मेमोरेंडम्स आते रहते हैं। आजकल एआई इतना अच्छा हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उसमें पूछ सकते हैं, आप गूगल पे आप कुछ भी डालते हैं तो 2 मिनट में आपको रूल्स के बारे में बताने लग जाता है वो। तो आप भी थोड़ा अवेयर रहें, और जब भी आप एलटीसी की फैसिलिटी लें तो कृपया करके हर चीज़ को एक्सप्लोर करके हर तरह का ज्ञान लेकर ही लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने छोटी सी भी कोई चूक करी तो ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी। मैं खुद इसका ज्ञान हासिल कैसे किया हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद इसमें पहले बहुत बड़ा नुकसान झेल चुका हूँ कि जहाँ मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए था कोलकाता और गुवाहाटी से, जो कि गवर्नमेंट ने बहुत ही गलत फैसिलिटी दे रखी है। इधर तो ठीक है फिर भी नॉर्थ के लिए कि आप दिल्ली और अमृतसर आपको दे रखा है 2 स्टेशन, मतलब एयरपोर्ट जहाँ से आप फ्लाइट्स ले सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए कोलकाता और गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट ही हो जाता है वो। तो आप वहाँ तक आपको ट्रेन से जाना है तो फिर कितना ही बचता है, फिर तो आधी घंटे की फ्लाइट बचती है। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने थोड़ा गलत कर रखा है कि आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए वहाँ कोलकाता तक 2 दिन लगा के जाना पड़ेगा या 3 दिन लगा के गुवाहाटी जाना पड़ेगा, तब आपको फ्लाइट मिलेगी वहाँ से। अब आपको जाना ही गुवाहाटी है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो फिर आप फ्लाइट कैसे लेंगे? फिर तो आपको ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या गलती की थी कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, और मैं कोलकाता गुवाहाटी से फ्लाइट लेने के बजाय मैं मेघालय गया था, गुवाहाटी भी गया था, तो मैंने वो फ्लाइट्स ले ली थी दिल्ली से। मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ, मैंने पढ़ना जरूरी नहीं समझा, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा अपने अंदर कि नहीं मुझे तो पता है दिल्ली से फ्लाइट है, तो मैंने वो फ्लाइट दिल्ली से प्रीफर कर ली, और मैं आराम से घूम कर आ गया, पूरा मेघालय आसाम से घूम कर आ गया। और जब मैंने क्लेम किया तो मेरा इतना पैसा डिसअलाउ हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। इसलिए आपको ये अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहीं भी किसी प्रकार से नुकसान ना हो। आप पहले हर एलटीसी या कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट लेने से पहले अच्छे से उसकी तहकीकात कर लें, अच्छे से एक्सप्लोर कर लें, अच्छे से जो भी नॉलेजेबल आदमी
आदमी उससे पूछ लें। अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप उसको अच्छे से सर्च कर लें, रूल्स रेगुलेशंस देख लें, उसके बाद ही करें। जल्दीबाजी में ये सब ना करें, उसके बाद आपको बहुत नुकसान होगा नहीं तो। और एक आखिरी एक छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गया था एलटीसी के रिगार्डिंग, कि अगर आपको एलटीसी में मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी चीज़ रह गई थी इसमें आपको, कि अगर इस एलटीसी में आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे कश्मीर जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, या फिर आप जैसे नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, या कहीं भी इंडिया में आप एलटीसी लेकर जा रहे हैं, आप सबसे पहले तो आपके जब आप पार्ट 2 ऑर्डर कराते हैं उसमें सबसे लास्ट स्टेशन दें। अब जैसे मुझे पता है कि ट्रेन तो चलती है फॉर एग्जांपल जम्मू तक, तो मैंने एलटीसी में जम्मू ही लिख दिया, जबकि मैं जा कहीं और रहा हूँ, मैं श्रीनगर तक जा रहा हूँ या मैं गुलमर्ग तक जा रहा हूँ, तो मैं उसमें जम्मू नहीं लिखूंगा। आप बेझिझक उसमें गुलमर्ग लिख दीजिए। जो भी आखिरी पॉइंट है नक्शे पे, आप अपने भारत के नक्शे में देख लीजिए, जो भी लास्ट पॉइंट है आप पार्ट 2 ऑर्डर उस पॉइंट पे कराइए कि माहू, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंदौर में रहते हैं तो इंदौर टू गुलमर्ग एंड बैक, है ना। आप ऐसा मत सोचिए कि भाई जहाँ तक ट्रेन है हमें वहीं तक लिखना है। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, उसमें नुकसान होता है उन्हें, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर केवल जम्मू किया है तो जम्मू तक ही पैसा मिलेगा। लेकिन आपको आगे का भी कुछ ऑथराइज है, कुछ कंडीशंस के तहत मैं आपको बताता हूँ आखिरी में। आपको 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना, इसका भी पैसा मिलता है गाड़ी का। अगर आप कहीं पर कोई गाड़ी करके जा रहे हैं, कोई आप टैक्सी लेकर जा रहे हैं, है ना, या किसी प्राइवेट साधन से जा रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, किसी प्रकार की ट्रेन नहीं चलती है, किसी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई सरकारी बसें नहीं चलती है, तो आपको 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना रेस्ट्रिक्टेड टू 200 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो, है ना। ये 200 किलोमीटर का आपको रोड ट्रैवल का भी पैसा आपको मिलता है। उसका ये नियम है कि आपका अगर हिली एरिया है तो 18 रुपये किलोमीटर, और आपका अगर रोड है, हाईवे एरिया है, इस टाइप से, है ना, मतलब अगर प्लेन एरिया है तो कुछ 12 रुपये किलोमीटर। और आप इसको एक बार और देख लें, मैं जो आज अभी तक तो मैंने देखा है तो मुझे यही अपडेट्स है, लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या करती है, धीरे धीरे इसका बढ़ाते चले जाती है ना। इसका जो पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ाते चले, पैसा नहीं सॉरी किलोमीटर बढ़ाते चले जाती है। जैसे अभी मैंने बताया कि प्लेन एरिया का 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आपको मिलेगा, और हिली एरिया का 18 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। हो सकता है अभी कुछ टाइम में या वो बढ़ा भी दे, प्लेन एरिया का 12 से 18 कर दे और हिली एरिया का 18 से 28 कर दे, ये भी हो सकता है। तो वो मैं आपको टाइमली अपडेट करूँगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल यही है, 12 रुपये किलोमीटर प्लेन एरिया का और 18 रुपये किलोमीटर हिली एरिया का। तो ये आप क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपको उस ट्रेवल एजेंट का या जिससे आपने टैक्सी हायर की है, जिस यूनियन से आपने टैक्सी हायर की है, उसका बिल पेश करना जरूरी है। आप वो बिल लगाएं, साथ में उसके साथ एक अंडरटेकिंग लगानी होती है एलटीसी क्लेम के साथ में, जिस अंडरटेकिंग में आप ये अंडरटेक करते हो कि मैंने इस स्टेशन से लेकर इस स्टेशन तक जो जर्नी परफॉर्म की है वो बाय टैक्सी परफॉर्म की है। वो क्यों बाय टैक्सी परफॉर्म की है, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी प्रकार का ट्रेन या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। ये चीज़ ऑथेंटिकेट आप खुद साइन करके करेंगे, प्लस उसके नीचे आपका जो भी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर है वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये बंदा जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है, कि इस बीच में कोई भी किसी प्रकार का साधन नहीं है। और जितना हो सके अगर आपके पास और अगर कोई चांस है ऐसा कि आप उस स्टेशन पे जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, अगर आप एक सर्टिफिकेट पहले से ही ले जाएं एडवांस में, एक टाइप करके कि एक सर्टिफिकेट आप ले जाएं टाइप करके कि इस स्टेशन से स्टेशन तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, वो उसमें आपको ये फायदा होगा कि वहाँ वो सर्टिफिकेट ले जाके आप वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उस एरिया की जो भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया की, तो उससे आप सील साइन करवा सकते हैं इस पर, तो वो और ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अगर आपको सील साइन करके दे दिया कि हाँ भाई यहाँ पर किसी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस स्टेशन से स्टेशन के बीच में अथराइज नहीं है, मतलब अथराइज नहीं सॉरी मतलब अवेलेबल नहीं है ना, तो आपको और ऑथेंटिकेट हो जाएगा। नहीं तो अगर आप भूल भी गए तो आपके पास उस टैक्सी का टिकट होना चाहिए, उसके साथ में एक अंडरटेकिंग आप लगाएंगे एलटीसी क्लेम के साथ में, जो कि मैंने बताया आपको कि उस अंडरटेकिंग में आप प्रॉपर लिखेंगे कि आई सर्टिफाई अंडरटेक दैट कि भाई यहाँ पर मैं जो गया था तो इस एरिया से इस एरिया तक किसी प्रकार का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, और अवेलेबल ना होने के बाद फिर आप नीचे वो लाइन भी लिखेंगे कि अगर इसी प्रकार से अगर ये मेरा कोई ऊपर की जो लाइन अगर मेरी झूठ निकली, फॉर्जरी निकली, कुछ भी निकली, तो पूर्णतः मैं जिम्मेदार रहूँगा, मेरे ऊपर किसी प्रकार के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मैं बाध्य रहूँगा, है ना। ये पूरा आपको अंडरटेकिंग बनाना है, अंडरटेकिंग बना के खुद साइन करना है, नीचे काउंटर साइन अपने हिसाब से कराना है, अपने ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर जो भी आपके रहते हैं उनसे साइन करा के आपको इस क्लेम को प्रोसेस करना है, तभी आपको रोड ट्रेवल का पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको रोड ट्रैवल का पैसा नहीं मिलेगा, है ना। ये एक तरीका है। अब उसमें आप ये देखेंगे कि जैसे मेरे भी फॉर एग्जांपल मैं जैसे मेघालय गया था, मेघालय में शिलोंग से लेकर दाओ की एक जगह है, बड़ी फेमस जगह है, वहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। तो वहाँ पर मैंने एक टैक्सी यूनियन का टैक्सी का टिकट लिया, और वो था तो महंगा, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट ने रेट बहुत ही कम कर रखे हैं, हिली एरिया के 18 रुपये कर रखे हैं, जबकि एक्चुअल में प्रैक्टिकली हिली एरिया के 28 रुपये हैं। अगर आप जाते हैं सॉरी मतलब 28 रुपये तो टेम्पो ट्रैवलर के, अगर छोटी गाड़ी से भी जाते हैं तो हिली एरिया की शायद 22 रुपये 24 रुपये से कुछ चलते हैं, ठीक है। और प्लेन एरिया के आजकल 12 रुपये तो है ही, देखा ही होगा आपने, आप टवेरा या कोई दूसरी अर्टिगा इस टाइप की गाड़ी करते हैं तो वो 12 ठीक है प्लेन एरिया का। लेकिन आप जब पैकेजेस में चलती है गाड़ी हिली एरिया में तो आपको महंगी पड़ती है, लेकिन आपको गवर्नमेंट उतना ही पैसा देगी 18 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। तो मेरा पैसा तो भले ज़्यादा लगा था उस टाइम में शिलोंग से दाओकी का, लेकिन मुझे ये अंडरटेकिंग देने से और यूनियन का टैक्सी यूनियन का बिल देने से मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना दोनों को मिला के मुझे उन्होंने हिली एरिया के हिसाब से करीब 3600 रुपये पास कर दिए थे। 1800 रुपये 100 रुपये किलो, मतलब 100 किलोमीटर जाने के, और 1800 रुपये 100 किलोमीटर आने के। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो ना से तो कुछ अच्छा, है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
तो इससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा। कुछ लोग इस चीज़ में अवेयर नहीं रहते हैं तो उनको फिर थोड़ा नुकसान होता है, पता नहीं होता है उन्हें। और कई बार क्या संस्थाएं भी कुछ ऐसी है हमारे भारत में कि उन संस्थाओं के कुछ क्लर्क ऐसे हैं या कुछ वहाँ के लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा अवेयर करना चाहते भी नहीं है, जिससे कि उन पर लोड ना पड़े, और ज़्यादा अवेयर करते भी नहीं है। कुछ बेचारे फटिंगमैन, मैसेंजर, गार्डनर कैटेगरी होती है जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती, थोड़े अनपढ़ बेचारे, थोड़े इलिटरेट होते हैं, तो उनकी हेल्प करना हमारा एक परम धर्म है, हमारी इंसानियत है कि हम उनकी हेल्प करें, उनको ऐसे टरकाएं नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हें ही ज़रूरत है। हमारे जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप सब जानते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को जितना हो सके प्रसार करें और सही लोगों तक करें जिनको इसकी ज़रूरत है। और हमारे संस्थाओं में जितनी भी छोटी कैटेगरीज होती है, जो ग्रुप डी कैटेगरीज होती है, उनमें से लोगों को नॉलेज काफ़ी कम रहता है। अब तो नए लड़के आ गए हैं तो फिर भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनकी कृपया करें हेल्प करें, उनको बताएं। अगर वो कहीं मतलब मैं तो ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था में मैं उन गार्डनर कैटेगरी, फटिंगमैन कैटेगरी, उनको अवेयर करता हूँ कि आपको फ्लाइट्स भी ऑथराइज है। आप श्री वैष्णो देवी जाते हैं तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आप श्रीनगर घूमने जाते हैं फ्लाइट से। वैष्णो देवी नॉर्मली गरीब से गरीब आदमी जाता ही है, तो मैंने कई लोगों को अवेयर करता हूँ। और इस अवेयरनेस के कारण आज ऐसे लोग जो आज तक कभी हवाई जहाज में जिन्होंने सफ़र नहीं किया है, उन्होंने विद फुल फैमिली हवाई जहाज के साथ सफ़र करके, हवाई जहाज में सफ़र करके बच्चों को वैष्णो देवी, श्रीनगर, अमरनाथ ये घुमा कर लेकर आए हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, जब कोई ऐसा आदमी जो अपने आप को छोटा समझ के ये सोचता हो कि अरे मुझे फ्लाइट्स कहाँ मिलेगी, हंसते हैं। जब मैं लोगों से बात करता हूँ ऑफिस में, जब लोगों को फैसिलिटी के बारे में बताता हूँ, जो गार्डनर कैटेगरी है, फटिंगमैन कैटेगरी है, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जब मैं बताता हूँ तो वो मजाक समझते हैं, वो हंसने लगते हैं कि नहीं सर मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं बेसिकली उनकी फिर उनको गाइड करता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगा। ऐसे ही एक हमारे यहाँ पर एक मैसेंजर है, जो अभी ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनका पूरा बुकिंग से लेकर पूरा ट्रिप प्लान मैंने किया था। वो पहला ऐसा आदमी था जिसने विश्वास नहीं किया था मेरे ऊपर कि हाँ वो फ्लाइट से ट्रैवल कर सकता है, और वो अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ प्रॉपर एक लूप मैंने उसका बनाया घूमने का, वो लूप करके आया पूरा ट्रैवल। वो यहाँ से बाकायदा दिल्ली तक ट्रेन से गया अपने 3rd AC इंटाइटलमेंट से। उसके बाद वहाँ से दिल्ली से फिर मैंने उसको श्रीनगर भेजा। वो श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम बढ़िया घूम के फिर वो वहाँ से सीधे उसने श्रीनगर से फ्लाइट पकड़ी अमृतसर की, क्योंकि हमें अमृतसर भी ऑथराइज है, तो वहाँ से उसने फ्लाइट पकड़ी अमृतसर की, और अमृतसर बढ़िया घूम के सब करके फिर वो वहाँ से 3rd AC में अपने घर तक आया। तो उसने दिल्ली एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल कर लिया, अमृतसर एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल कर लिया, और एक लूप में उसको रिपीटेड कहीं जगह पर भी नहीं जाना पड़ा, और उससे बहुत अच्छी उसकी ट्रिप रही, जिसके लिए वो बहुत ही शुक्रगुजार रहता है हमेशा। तो मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों के पास अगर कुछ भी ज्ञान है और आपके सामने अगर कोई ऐसे गुहार लगाने आता है तो उसे कृपया करके गलत गाइड ना करें, उसे मिस गाइड ना करें, है ना। उसकी अवेयरनेस को पूरा करें। अगर आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं है तो कृपया करके आप नॉलेज गेन करके उसे बताएं, क्योंकि उसे सख्त ज़रूरत है, और यही इंसान का धर्म है। इंसान पैदा हुआ है इंसान की मदद करने के लिए, आप लोग उनकी मदद करें। और जो भी कमी पेशी रहती है, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े या आप समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर पहले अगर आप अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कृपया करके आप इग्नोर करें कि मुझे कॉल करना या मैसेज करना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपना ज्ञान इंटरनेट पे सर्च करके, अपने ऑफिस मेमोरेंडम्स निकाल के, रूलिंग्स निकाल के उसको पढ़ें, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगी और आपके पास उसकी PDF भी सेव रहेगी, आप कभी मुझसे रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि किसी और भी रूलिंग्स को लेकर, लाइक मेडिकल या कोई और भी रूलिंग्स को लेकर थोड़ा और ज्ञान हासिल करके, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि कहीं मैं जल्दीबाजी में आप लोगों को ऐसी बात ना बता दूँ जिसे आप कल को कोट करके आप मुझे घेरे में लेकर आएँ। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा मेरी वीडियो में कि मेरी वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, वैसे तो 99.9% सही है, लेकिन फिर भी 0.01% कहीं ना कहीं अगर कोई गलत चीज़ रही होगी, तो उसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप जब भी LTC लें आप मुझसे पूछें, बेशक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उस टाइम पे लेटेस्ट रूलिंग्स क्या है उसको खंगाल लें, और उसके बाद अपने अच्छे से शुभ यात्रा करें, अच्छे से घूम कर आएँ, और बिल्कुल भी आपको उसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। एक मैं दो तीन चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा जो मुझसे मिस हो गई, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर इतनी मोटी मोटी बुक्स आती है, जिसको मैं बड़ा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। LTC में कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि हमारे भाई बहन जा नहीं सकते हैं। इसमें ना आपके सिबलिंग्स जो है, आपके भाई बहन है, वो 18 साल की उम्र तक जा सकते हैं, जो कि जो लागू है अपने भाई पे। अगर आपका छोटा भाई है कोई, तो वो 18 साल की उम्र तक आप पे डिपेंडेंट रह सकता है, अगर आपके माँ बाप आप पे डिपेंडेंट हैं तो। अगर आपके माँ बाप आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो आप पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर आपके माँ बाप आप पे डिपेंडेंट है तो वो सिबलिंग जो रहेगा, भाई छोटा, वो भी आप पे डिपेंडेंट रहेगा। वो 18 साल तक आप पे डिपेंडेंट है, वो फैसिलिटी ले सकता है LTC की, वो जा सकता है सिबलिंग। और आपका अगर बहन है कोई, वो बहन जब तक आप पे डिपेंडेंट रहेगी, अगर आपके माँ बाप आप पे डिपेंडेंट हैं, जब तक या तो उसकी शादी नहीं होती है, या वो विडो है, डाइवोर्सी है, तो वो आपके ऊपर एलिजिबल है। अगर वो विडो है, डाइवोर्सी है, तो लाइफ टाइम आप पे एलिजिबल है। अगर आपके माँ बाप आप पे एलिजिबल नहीं है तो, डिपेंडेंट नहीं है तो, है ना। और जो लड़का है, लड़के के लिए सिर्फ 18 साल है। अगर आपका छोटा भाई है तो 18 साल तक केवल एलिजिबल रहेगा, भले वो मेडिकल फैसिलिटी हो चाहे आपकी LTC फैसिलिटी हो। और जहाँ बच्चों की बात होती है, तो बच्चों के केस में बच्चों की 25 साल तक एलिजिबिलिटी रहती है, और या फिर उसकी जब तक उसकी शादी ना हुई हो। अगर उससे पहले शादी हो गई या उससे पहले उसकी नौकरी लग गई तो वो एलिजिबल नहीं रहता है ना। उसकी मैक्सिमम विच एवर इज अर्लियर वाली कंडीशन है कि जो चीज़ पहले हो जाए। अगर शादी पहले हो जाए तो भी एलिजिबिलिटी हट जाती है बच्चे की, अगर उसकी नौकरी पहले लग जाए तो भी एलिजिबिलिटी हट जाती है, नहीं तो 25 साल तक उसकी एलिजिबिलिटी रहती है, जिसमें आप उसकी 25 साल तक LTC ले सकते हो, उस पर मेडिकल ले सकते हो। और साथ में बेटी के लिए, आपकी अगर बेटी है तो बेटी के लिए सेम कंडीशन है, जैसे कि मैंने छोटी बहन के लिए बोला था कि अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो बेटी 25 साल तक उसकी भी एलिजिबिलिटी है, कि अगर उसकी शादी हो गई
या उसकी नौकरी लग गई किसी कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पर उसकी तनख्वाह 9,000 प्लस डी उससे ज़्यादा है, तो भी वो आप पे एलिजिबल नहीं है। या फिर 25 साल तक अगर उसकी शादी भी नहीं हुई है, उसकी नौकरी भी नहीं लगी, तो वो 25 साल तक आप पे एलिजिबल है। नहीं सॉरी, लड़की आप पे एलिजिबल जब तक है, जब तक सेम कंडीशन जो मैंने सिबलिंग्स में बताई थी आपके भाई बहन में, कि आपकी जब तक उसकी शादी नहीं होती है या उसकी नौकरी नहीं लगती है, अगर वो अनमैरिड है तो लाइफ टाइम आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, अगर वो विडो है तो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, अगर वो डाइवोर्सी है तो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। ये कंडीशन 25 साल की लड़कों के लिए केवल, है ना, लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियों के लिए यही है, अगर हाँ उनकी नौकरी लग गई है या उनकी शादी हो गई है ना, नौकरी में भी अगर उसकी नौकरी ऐसी है जो रूल्स के परे जा रही है, कि मतलब अगर नौकरी उसकी गवर्नमेंट है तो आपके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी। और अगर उसकी नौकरी अगर मान लो 9,000 प्लस डी उससे ज़्यादा उसकी तनख्वाह मिल रही है तो भी वो आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। और बाकी कंडीशंस में अगर वो अनमैरिड है, डाइवोर्सी है ना। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि अगर वो डाइवोर्सी है लेकिन उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन वो डाइवोर्सी है, तो भी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, है ना। अगर वो डाइवोर्सी है, विडो है, तो कंडीशन ये है कि फिर वो या तो उसकी प्राइवेट जॉब होनी चाहिए ऐसी जिसमें तनख्वाह कम हो, है ना, 9,000 प्लस डी से कम हो, और या फिर वो मतलब अनएम्प्लॉयड हो, तो ही वो आप पे डिपेंडेंट है। ये कंडीशन थी डिपेंडेंसी की। और एक मैं आपको बताया था क्लेम का प्रोसीजर। अगर आप इसको क्लेम करेंगे, अगर आपने एलटीसी एडवांस लिया है तो आपको जर्नी पूरी करने के बाद 1 महीने के अंदर इसको क्लेम करना होता है। अगर आपने एलटीसी एडवांस लिया है तो जर्नी पूरी करने से 1 महीने के अंदर आपको इसको क्लेम करना है। अगर 1 महीने से ज़्यादा हुआ तो वो टाइम बार हो जाएगा क्लेम, फिर आपको बहुत मुश्किल होगी उसको क्लेम करने में। किसी संस्थाओं में तो क्लेम करते भी नहीं है, क्योंकि क्लेम करने में प्रोसीजर बड़ा हो जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन लेनी होती है, वो भी हायर अथॉरिटी से लेनी होती है, तो बड़ा करस्पॉन्डेंस बढ़ जाता है इसमें। और सेम अगर आपने एलटीसी एडवांस नहीं लिया है तो उस केस में आपको नहीं लिया है एलटीसी एडवांस, उस केस में आपके पास जर्नी खत्म करने के दिन से, जिस दिन आपने जर्नी खत्म की है, जिस दिन एंड हुई है आपकी जर्नी, उस दिन से आपके पास 3 महीने होते हैं क्लेम सबमिट करने के लिए। तो आप 3 महीने के अंदर आपको क्लेम सबमिट करना उसमें होता है। तो कृपया करके आप इन सब चीज़ों को भी फॉलो करें, जिससे कि आपको भी तकलीफ ना हो और संस्था को भी तकलीफ नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।